तो आदर आदाब अभिनंदन आभार। नमस्कार मेरे कॉमिक्स वाले दोस्तों, मैं आपका इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर आज फिर से अपनी एक वीडियो के साथ हाजिर हूं और पटक दिया है सामने आपके ये पार्सल। तो फटाफट से पार्सल की कंडीशन देख लेते हैं जो ठीक ठाक है। पैकेजिंग सेफ लग रही है। अंदर से देखते हैं कि प्रोडक्ट कितना सेफ है। ये मंगाया है मैंने कॉमिक्स इंडिया से और ले आता हूँ ये धारदार छुरी। शुरू करता हूँ इसकी काटा पीटी बिना किसी देरी के। पार्सल खोलने में तो अभ्यस्त हो चुका हूँ। तो ये रहा इसका पहला लेयर जो कि मेरे लिए यूजलेस है। आइए अब इस दूसरे लेयर को ओपन करते हैं जिसके लिए मुझे लग रहा है छुरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेलो टेपिंग है और बबल रैप इसके पिचके हुए हैं। अच्छा, बबल रैप ओपन करते ही मुझे हेलो बुकमाइन की हमेशा याद आती है। तो आ गया है बबल रैप मेरे हाथ में जो कि है अब मेरे लिए यूजलेस। इसको करते हैं किनारे। इसको ऐसे भी ओपन किया जा सकता है लेकिन डिब्बे को कुछ इस अंदाज में खोलने की बात ही अलग है। तो डिब्बा खोलते ही ये कार्डबोर्ड भी हो गया है मेरे लिए यूजलेस और पैकेट खोलते ही मुझे मिल गया है अंगारा का ये हार्ड बाउंड, क्या है ये, स्टिकर कार्ड जो भी आप कह लीजिए। और इसके ऊपर ही लिख दिया गया है www.comicsindia.co.in। प्रचार का बहुत अच्छा तरीका, लेकिन इस पूरे नॉवेल्टी आइटम को ये बिगाड़ रहा है। पर चलिए, ये हार्ड बाउंड है और शीट है एक तरह की। ये नॉवेल्टी आइटम मुझे उतनी पसंद नहीं आए, पर फ्री है तो इसके लिए नो कंप्लेंट्स। तो सबसे पहला कॉमिक्स मेरे हाथ में है अंगारा का महासंग्राम और ये कॉमिक्स तो बड़ा ही लाजवाब दिख रहा है भाई। पर ये क्या, कॉर्नर डैमेज हल्का सा। चलिए, कवर देख रहे हैं आप, ये 3D होलोग्राफिक जो ये आजकल चल निकला है ना, बड़ा सही लगता है भाई। इसको क्या बोलते हैं कमेंट्स में बताइए मुझे ज़रा। साइड से देखने पे एक और दिक्कत समझ आ रही है इस कॉमिक्स में भाई। इतना ज़्यादा डिब्बा लगाने और बबल रैप लगाने के बावजूद क्या ही बोलूँ मैं इस इंडियन डिलीवरी सिस्टम को। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बैक कवर। बैक कवर भी वैसा ही है जैसा कि फ्रंट कवर है। और अंगारा के महासंग्राम की खास बात ये भी है कि ये 120 रुपये का है और इसके पेजेस 64 हैं। भाई ये मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लग रहा है। आई एम श्योर कि आप लोगों के पास भी ये पहुंच चुका होगा। नहीं पहुंचा है तो आप देख के बता दीजिए। चलिए इनर पेजेस देखते हैं और आपको कहानी की हल्की सी झलक दिखा देता हूँ। और ये रहा इसका आखिरी पेज जिस पे लिखा है अंगारा गायब है, इसका अगला भाग। चलिए फटाफट से देखते हैं अगली कॉमिक्स को जो है जम्बू का भूकंप। ये मैट जितने भी कवर आ रहे हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। कॉमिक्स इंडिया ने बहुत अच्छा किया है कि कवर्स को ही मैट कर दिया है। तो ये उस तरह तो नहीं है जो 3D होलोग्राफिक या व्हाटएवर इट इज़ विनाइल या जो भी यूज़ करके ये जो भी किया गया है कवर में, उस तरीके का कवर नहीं है। लेकिन मैट सारे कवर किए गए हैं और मैट मुझे बहुत पसंद आ रहा है। बातों ही बातों में मैंने इनर पेजेस आपको दिखा दिए हैं और लास्ट फ्रेम से तो यही लग रहा है इसका कोई पार्ट नहीं है। पढ़ के ज़्यादा पता चलेगा इसके बारे में। अगला विशेषांक है चिपका हुआ। वाह, इतनी बुरी तरह से चिपका हुआ। ओफो, अब इसको अलग करने में कवर की ऐसी तैसी ना हो जाए। चलिए, सैनिटाइज़र और मेरी मेहनत क्या रंग लाती है मैं देखता हूँ। यही दिक्कत होती है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगाने में। तो अगला विशेषांक है जला हुआ जंबू। जला हुआ जंबू के इनर पेजेस अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। यानी कि जो मैंने अभी आपको दिखा दिया जंबू का भूकंप, उसका पहला भाग था ये। अब देखते हैं ये चिपका चिपकी वाला इशू जिसका नाम है जंबू ही जंबू। कवर की तो हालत पतली है। थोड़ा डल है प्रिंटिंग। कलर सैचुरेशन देख रहे हैं आप, बहुत डिम है। लग रहा है इसका स्कैनिंग मटेरियल अच्छा अवेलेबल नहीं था।
चलिए अब अगली कॉमिक्स की बारी, जो है राधा कॉमिक्स। जी हाँ, राधा कॉमिक्स को एक्वायर कर लिया है कॉमिक्स इंडिया ने। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि कॉमिक्स इंडिया के कर्ता धर्ता ललित पाली जी ने 9 मार्च 2021 को अपने कॉमिक्स इंडिया के फेसबुक ग्रुप में ये अनाउंस किया था कि राधा कॉमिक्स को कॉमिक्स इंडिया एक्वायर कर चुकी है। यानी राधा कॉमिक्स भी अब कॉमिक्स इंडिया के परिवार का हिस्सा है। उसके बाद से ये राधा कॉमिक्स का पहला सेट है जो अब हाथों में सबके आ गया है। तो अभी जो मेरे हाथ में है वो है राधा कॉमिक्स की संख्या 2 कॉमिक्स, उस्तादों का उस्ताद। इनर पेजेस देखते हैं। अरे ये बांकेलाल क्यों दिखाई दे रहा है भाई इसमें? बेदी जी का बना हुआ है क्या आर्टवर्क? बेदी जी जहां होते हैं उनका बांकेलाल जरूर आ जाता है। अब ये है कुछ एक्साइटिंग सा। ये एक्साइटिंग क्यों है? क्योंकि है ये शक्तिपुत्र का ओरिजिन, और बहुत से लोगों को इस कॉमिक्स का इंतज़ार था और इस कॉमिक्स को काफ़ी अच्छा बनाया भी गया है। आप देख सकते हैं जैसा ये अंगारा का महासंग्राम कवर जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है, वो जो 3D वाली चीज़ थी ना, वो बिल्कुल उसी तरह से इसका भी कवर डिज़ाइन किया गया है। और दोनों कवर्स में आप देखेंगे तो ग्रेन्स हैं, यू कैन टच इट। और वो खुरदरापन अभी तो मैं आपको कैमरे में नहीं दिखा सकता, लेकिन व्हेन यू विल टेक इट, व्हेन यू विल रीड इट, तब आपको पता चलेगा कि ये अलग है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। ये इट्स अ टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो अभी ये यंत्र दानव का आतंक मैं रखता हूँ। क्यों रख दिया मैंने, स्कैनर पेजेस नहीं दिखाए, अभी बताऊंगा। तो अगली कॉमिक्स है तुलसी कॉमिक्स की एक जनरल कॉमिक्स, सोने का चूहा। इनर पेजेस कुछ ऐसे हैं। और ये रहा इसका बैक कवर जो कि नॉर्मल मैट पेपर पे है। अगली कॉमिक्स उठाते हैं, अंगारा अंतरिक्ष में। ये भी एक सीरीज का पार्ट लग रहा है मुझे। इनर पेजेस कुछ ऐसे हैं। अच्छा, तो भाग है इसका अगला, अंगारा की वापसी। अगली कॉमिक्स उठाते हैं, अंगारा गायब। ये रहे इसके इनर पेजेस। अच्छा, तो अंगारा अंतरिक्ष में इसका अगला भाग है, यानी अंगारा गायब इसका पहला पार्ट था। ओहो, अगली कॉमिक्स थोड़ी मुड़ गई है। धत तेरी की, इसी को मुड़ना था। इतना अच्छा कवर आर्ट था इसका। अंदर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है। ये रहे कुछ इसके इनर पेजेस। और इसका अगला भाग है अंगारा और बलारा की राजकुमारी, जो शायद अगले सेट में आएगा। अच्छा, तो ये 3 कॉमिक्स मुझे एक दूसरे के भाग ही लग रहे हैं। हाँ जी, तो यहीं कंप्लीट होती है ये अनबॉक्सिंग वीडियो। कॉमिक्स इंडिया के सेट 11 में टोटल कॉमिक्स थे 10, जिसमें थी राधा कॉमिक्स की 2, अंगारा की 3 और जम्बू की 3, साथ में तुलसी का एक जनरल। अब आइए कुछ खास करते हैं। अब देखिए भैया, कॉमिक्स तो है इतनी सारी, आप देख ही रहे हैं, पर जो कॉमिक्स इंडिया के सेट 11 में जो खास है सबसे, वो है राधा कॉमिक्स का पुनर्जीवित होना। देखिए, राधा कॉमिक्स मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं है, ठीक है। मैं एक 90 के दशक का कॉमिक्स रीडर हूँ और उस समय मैं नागराज, ध्रुव, इन सब में ही ज़्यादा खोया हुआ था। और उस मुफलिसी की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा तमन्नाएं भी नहीं थी। बड़ी मेहनत से और स्कूल के इंटरवल में पेट काट काट के तो 6-7 रुपये महीने में जुटते थे। तो भाई जो पैसे जुटते थे उनसे नागराज, ध्रुव का ही सपना पूरा नहीं हो पाता, तो राधा कॉमिक्स कहाँ से आती। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद है कॉमिक्स इंडिया का कि उन लोगों के अभियान की वजह से हम लोगों के हाथ में वापस से वो बचपन आ रहा है। लेकिन आप कहेंगे मेरे लेकिन बड़े आते हैं, पर लेकिन आना जायज़ है। तो इससे पहले कि मेरा लेकिन किंतु परंतु वापस से फ्लो में आ जाए, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था उनमें से काफ़ी कमेंट्स आए और मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आए, जिसमें से देखिए कई लोगों के सुझाव बहुत अलग अलग हैं और मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही है। तो मेरा भी बड़ा मन था कि राधा कॉमिक्स अगर सेट नंबर 11 में आई है तो
राधा कॉमिक्स की संख्या 1 यानी यंत्र दानव का आतंक से शुरू करते हैं। और इसके साथ साथ मुझे रिक्वेस्ट में कई लोगों के मैसेजेस भी आए हैं जिन्होंने यंत्र दानव का आतंक बोला है। मैं माफ़ी चाहूँगा उन दोस्तों से जिन लोगों ने कुछ और नाम लिए थे। मैं ज़रूर से उन नामों को कंसिडर करके उनकी भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। पर फ़िलहाल बताना चाहूँगा कि सबसे पहला कमेंट आया था द लूज लीफ जर्नल से, जो कि अनामिका मिश्रा जी का हैंडल है। ये हमारी फीमेल रीडर्स ब्रिगेड में एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है। शी इज़ अ मदर ऑफ एन एंजल। स्टिल वो कॉमिक्स में बहुत रुचि रखती हैं और निरंतर कॉमिक्स पढ़ती हैं। तो चलिए अनामिका जी, आपके और कुछ दोस्तों के अनुरोध पे शुरू करते हैं यंत्र दानव का आतंक, राधा कॉमिक्स संख्या 1, मूल्य 80 रुपये। तो 80 रुपये, खैर तो भाई 80 रुपये पे बाद में आते हैं। पहले तो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि मैं रिव्यू में कोशिश करूँगा कि मेरी रिव्यू वीडियो में कोई रेटिंग ना हो के सिर्फ ये हो कि एक फ़ैन पढ़ रहा है और एक फ़ैन को क्यों बताएगा कि भाई इस कॉमिक्स को लेना चाहिए, और अगर उसे मना करेगा कि भाई इस कॉमिक्स को स्किप कर दो, ये कॉमिक्स लेने लायक नहीं है, तो वो उसका रीज़न क्या होगा, उसकी वजह क्या होगी। तो इसी बेसिस पे चलते हैं। पहले तो कॉमिक्स की शुरुआत करते हैं और आइए दिखाते हैं आपको स्टोरी का एक हिस्सा, जिससे आपको ऊपरी तौर पे तो ये आइडिया हो ही जाएगा कि इस कॉमिक्स को आपके कलेक्शन में आपको लेना है या इसे छोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं शक्तिपुत्र का ओरिजिन, यंत्र दानव का आतंक। तो जैसा कि आप और हम जानते हैं, कॉमिक्स का टाइटल है यंत्र दानव का आतंक। प्रकाशक राधा कॉमिक्स, कथानक वत्सला कौशिक। तो मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि वत्सला कौशिक जी ने ही इजाद किया है शक्तिपुत्र को। पुनः रंग सज्जा रुद्राक्ष जी ने की है और इस बार पुनः में मात्रा सही है, तो एडिटिंग हो गई है इस बार लगता है। वैसे मैंने ललित पाली जी को इसका फीडबैक भी दिया था। चित्र हैं द्रोणा फीचर्स। अब चित्रांकन किस पर्टिकुलर चित्रकार का है ये तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे बताएं। दिल्ली शहर की पुलिस फोर्स और नेता परेशान थे। अखबार, रेडियो, टेलीविज़न सब जगह एक ही समाचार था। शहर का हर आदमी आतंकित था और पूरे शहर में कोहराम मचा हुआ था। दिल्ली की सड़कों पर मौत का आतंक। कल रात नगर की प्रमुख सड़कों पर एक दीर्घकाय रोबोट अत्याधुनिक आग्नेयास्त्रों के साथ कहर बरसाता रहा, जिससे 102 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और 48 व्यक्तियों के घायल होने की खबर है। मृतकों में महिलाएं व बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस फोर्स उस आतंकवादी रोबोट को रोक नहीं पाई। गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। विश्वसनीय सूत्रों के तहत उस यंत्र दानव का संबंध कुख्यात वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराधी डॉक्टर एक्सेल से जोड़ा जा रहा है। पहले ही पेज पे बता दिया गया है कि इस कॉमिक्स का मेन जो है विलेन कौन है, एंटागनिस्ट कौन है। आज प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, पुलिस महाप्रमुख व सीबीआई के महानिदेशकों के मध्य आपातकालीन विशेष बैठक। अब देखिए, मुझे तो लगता है कि यहाँ शब्द जो हैं एडिटिंग में खाए गए हैं। आप बताइए, जो पुराने पाठक हैं उनके पास पुरानी कॉपी होगी, वो बेहतर बता सकते हैं। कुख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एक्सेल बहुत दिनों तक भूमिगत रहने के बाद अपराध जगत में प्रकाश में आया है, इस बार अपने नए आविष्कार यंत्र दानव के दहशतनाक धमाके के साथ। इस तथाकथित यंत्र दानव के कोप से जनता की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं कमिश्नर साहब? साहब, हमने घटनास्थल पर भी पूरी कोशिश की थी, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। हमारे हथियारों से उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इस तरह से विवश हो जाने से तो काम नहीं चलेगा। आखिर इसका कोई तो उपाय खोजना ही होगा। मेरे विचार में सेना का सहयोग लेना होगा। आपकी बात ठीक है कमिश्नर साहब, गोलियों की बात और है, पर तोपों का मुकाबला यंत्र दानव नहीं कर पाएगा। क्षमा कीजिए साहब, डॉक्टर एक्सेल बड़ा कारगुजार अपराधी है।
वह पूरी तैयारी के बिना कभी प्रकाश में नहीं आता। या तो यह यंत्र दानव गोलों को भी झेल सकता होगा, या फिर ऐसे ही या उससे भी विकट और यंत्र दानव भी उसके पास होंगे। यह मेरा दावा है साहब। मैंने उसकी रिकॉर्ड फाइल का अच्छा अध्ययन किया है। आपका मतलब यंत्रदानों से सेना का मुकाबला कराना कोई निश्चित समाधान नहीं है? मगर फिर और क्या किया जाए आखिर? मेरे विचार में हमें पेड़ की जड़ खोदनी चाहिए। हमें डॉक्टर एक्सेल को पकड़ना चाहिए। लेकिन जब तक आप लोग इस कमबख्त एक्सेल को तलाशेंगे, तब तक यंत्रदानव तो शहर को श्मशान में बदल देगा। आपकी आशंका उचित है प्रधानमंत्री जी, किंतु वायुसेना के अत्याधुनिक विमानों, थल सेना के शक्तिशाली टैंकों का प्रयोग करने के अलावा भला चारा भी क्या है इस मुसीबत से निपटने का? ठीक है, सेना की मदद लीजिए। सेना से बात न बने तो विदेशों से मदद लीजिए। कोई भी तरीका ढूंढिए, कुछ भी करिए। मुझे देश की जनता सुरक्षित चाहिए, और जल्दी से जल्दी इस डॉक्टर एक्सेल को भी ढूंढ कर गिरफ्तार कीजिए। ऐसे सिरफिरे और मौत पसंद अपराधी को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। समझ गए ना आप लोग? बैठक समाप्त होने के बाद डॉक्टर एक्सेल बहुत खतरनाक, चालाक और शक्ति संपन्न अपराधी है। मुझे नहीं लगता हम लोग जल्दी ही उसे खोज कर गिरफ्तार कर पाएंगे। शायद पाएंगे वाला गे मिट गया है यहाँ पे। चलिए कंसिडर कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम लोग जल्दी ही उसे खोज कर गिरफ्तार कर पाएंगे, और उसकी यह मौत उगलने वाली मशीन, उफ, भगवान बचाए। आपकी राय ठीक ही है, तो भी कोशिश करनी होगी। और मेरे ख्याल में यंत्रदानों से निपटने के मामले में हमें डॉक्टर पद्मनाभन की सहायता लेनी चाहिए। अब यहाँ इस कॉमिक्स का एक और बहुत मुख्य किरदार इंट्रोड्यूस हो रहा है, डॉक्टर पद्मनाभन। वैसे लेखक ने नाम बड़ा यूनिक चुना है। अब देखिए, इसके आगे मैं कुछ फ्रेम्स और पढ़ूंगा। उन फ्रेम्स को स्किप करता हूं जहां पे स्टोरी पार्ट उतना ज्यादा कवर नहीं हो रहा। पद्मनाभन, जिसे कृषि अनुसंधान व आणविक शक्ति के प्रयोगों पर नोबेल पुरस्कार मिला था। हाँ वही। यंत्रदानों से मुकाबले के लिए हमें कोई अद्भुत यंत्र तो चाहिए ही। पद्मनाभन इसमें सहायक हो सकते हैं। वे पद्मनाभन के घर पहुंचे। सारी बात जान चुकने के बाद मुझे रात ही खबर मिल गई थी। कृषि में सहयोग के लिए इन दिनों एक यंत्र मानव के आविष्कार में लगा था, पर इस खबर को सुनकर सारी रात उसे एक नया रूप देने की सोचता रहा हूं। वाह, बहुत खूब। डॉक्टर एक्सेल के दानवी यंत्र का सारा भेद दरअसल उसके सिर में लगे नियंत्रण बॉक्स में है, जिससे वह रिमोट संदेशों के द्वारा एक्सेल के आदेशों का पालन करता है। वह नियंत्रण बॉक्स के नष्ट होते ही यंत्रदानों का सारा खेल खत्म हो जाएगा। ओह, परंतु उसे नष्ट करना किस प्रकार संभव है? वह कम से कम 16 फुट ऊंचा है और अत्याधुनिक आग्नेयास्त्रों से लैस। कोई उसके 10 मीटर अधिक पास तो जा ही नहीं पाता। जी हाँ, ऐसी ही कुछ समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए मैं अपने यंत्रमानों में कुछ संशोधन और परिवर्तन करना चाह रहा हूं। क्या आप समझते हैं कि आपका यंत्रमानव यह कठिन कार्य कर लेगा? बेशक। दरअसल मैं उसे आधा रोबोट बनाना चाहता हूं और आधा आदमी। पद्मनाभन की बात सुनकर दोनों अधिकारी विस्मय में पड़ गए। मैं कुछ समझा नहीं पद्मनाभन जी, यह कैसे संभव हो सकता है? मैं भी नहीं। मेरे दिमाग में जो थ्योरी है उसके अनुसार ऐसा संभव है, और ईश्वर ने चाहा तो यह आविष्कार भी सफल होगा। लेकिन रोबोट को आधा आदमी रखने का क्या लाभ है? इसके कई लाभ हैं कमिश्नर साहब। सर्वप्रथम तो यही कि उसे किसी नियंत्रण या आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। वह परिस्थितियों के अनुसार स्वयं निर्णय ले सकता है। इस प्रकार वह अद्भुत मानव अजेय होगा। परंतु क्या श्रीमान? परंतु मुझे एक ऐसा देशभक्त चाहिए जो अपने जीवन का बलिदान करके खुद को एक यंत्र मानव में बदलवाने को तैयार हो। हैरत से दोनों के मुंह खुले रह गए। खुद को यंत्र मानव के रूप में बदलवाना? आदमी को ही आप रोबो बना देंगे? रोबो के पास दिमाग नहीं होता निर्देशक साहब, इसलिए उसे नियंत्रित करने की जरूरत होती है।
मैं रोबो के अंदर आदमी का दिमाग डालना चाहता हूं, या यूं कहिए कि आदमी को रोबो के गुण देना चाहता हूं। शरीर लोहे का और दिमाग आदमी का। इंस्पेक्टर स्टील। समझ रहे हैं ना आप? अच्छा, आप में से कोई व्यूअर ये बता सकता है कि राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील पहले आई थी, उसका ओरिजिन पहले आया था, वो पहले लिखा गया था, उसकी कॉमिक्स पहले आने लगी थी, या ये पहले आया था? इंस्पिरेशन है ये काफ़ी हद तक। अगर आप इंडियन कॉमिक्स में जितने भी हमारे मेटल मैन हैं, तो मेटल मैन से मुझे याद आया कि मैं इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करूंगा जल्द से जल्द कि इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री पे अपने यहाँ कितने मेटल मैन हैं। हाँ, तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि इंस्पेक्टर स्टील पहले आया है या ये शक्तिपुत्र पहले लिखा गया है, उसकी कॉमिक्स पहले आने लगी थी। अगर कोई पुराना व्यूअर मेरे साथ जुड़ा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं। चलिए बैक टू द स्टोरी। लेकिन आदमी ऐसा होना चाहिए जिसमें बुद्धि, साहस, देशभक्ति, वीरता और अच्छे संस्कार कूट कूट कर भरे हो निदेशक साहब। भाई देख रहे हैं, हीरो सर्वगुण संपन्न है। बार बार मैं फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहा हूं। कंटिन्यू करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी अयोग्य व्यक्ति को सर्वशक्तिमान बना दूं और बाद में वह समाज के लिए खतरा बन जाए। मगर ऐसा आदमी कौन होगा जो खुद को एक रोबोट बनवाना पसंद करेगा? हमारे देश में ऐसे देशभक्तों की कमी नहीं है कमिश्नर साहब। और डॉक्टर पद्मनाभन जी की बताई योग्यताओं पर खरा उतर सकने वाला एक योग्य ऑफिसर हमारे विभाग में है। अब 4-5 फ्रेम की डायलॉग बाजी है, उसको स्किप करते हैं और हीरो की एंट्री कराते हैं। कुछ ही समय बाद जब पद्मनाभन इसी प्रयोग के विषय में सोच रहे थे, निदेशक साहब एक सुंदर और लंबे तगड़े युवक के साथ वहां पहुंचे। इनसे मिलिए डॉक्टर साहब, मिस्टर विक्रम, हमारे विभाग के वही अधिकारी जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। हीरो की एंट्री हो गई है भाई। सो दिस इज आवर हीरो मिस्टर विक्रम, दिस इज आवर शक्तिपुत्र। नमस्कार साहब। जीते रहो बेटा। क्या तुम इस कुर्बानी के लिए तैयार हो? बिल्कुल साहब, मुझे इस योग्य समझा गया, यह मेरे लिए अभिमान का विषय है। भाई अपना हीरो तो बड़ा स्मार्ट है। जिन्होंने इसका चित्रांकन किया है उस समय में काफी हैंडसम बनाया है इसको। अपना हीरो देखने में अमिताभ बच्चन जी और विनोद खन्ना जी की जुगलबंदी लग रहा है। शाबाश बेटा, भारत भूमि धन्य है जहां तुम्हारे जैसे देशभक्त जन्म लेते हैं। तुम नहीं जानते, इस प्रयोग में अपने मानव रूप का बलिदान देकर तुम संपूर्ण भारत और मानवता के प्रति कितना बड़ा उपकार करोगे। मेरे जीते जी मेरी खाल के जूते भी देश के हित के लिए बनवा दिए जाएं तो मुझे गर्व होगा। भाई साहब, इतना भारी भारी डायलॉग। मुझे तुम्हारे जैसे ऑफिसर पर गर्व है मिस्टर विक्रम। निदेशक साहब, विक्रम नाम भूल जाइए। इस नाम को लापता लोगों की लिस्ट में डाल दीजिए। मेरे बेटे का जन्म नया होगा तो इसका नाम भी नया होगा, शक्ति पुत्र। और यहीं दूसरी साइड हम भूल रहे हैं कि यंत्र दानव जो है अपना आतंक मचा चुका है और मचा रहा है कंटिन्यूअसली। तो कहानी का इधर का हिस्सा देखते हैं। इधर उसी शाम दिल्ली के दूरदर्शन केंद्र पर यंत्र दानव आतंक फैला रहा था। देखते ही देखते दूरदर्शन केंद्र पर यंत्र दानव का कब्जा हो गया। दूरदर्शन से एक्सेल का संदेश प्रसारित हुआ। महान डॉक्टर एक्सेल का देश के प्रधानमंत्री के नाम जरूरी संदेश। अपने ही आपको ससुर जो महान बोल रहे हैं। तो भाई देखिए, ये था एक कहानी का छोटा सा हिस्सा। पूरी कहानी पढ़ के सुना दूंगा, कोई गुरेज नहीं है मुझे उसमें। लेकिन जिन लोगों ने इतनी मेहनत से इसे रिप्रिंट किया है और पेपर बैक बाजार में हैं, तो फिर मतलब ही क्या बनेगा इस रिप्रिंट का, इसके पीछे सारे एफर्ट का, इन्वेस्टमेंट का। तो मैं इनकरेज करूंगा आपको कि अगर आपको कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है अब तक, तो जाइए खरीद के पेपर बैक अपने हाथ में लेके सुकून से पढ़िए। अगर आपको पसंद आ रही है तो यंत्र दानव का आतंक। अब शक्तिपुत्र बन के पहले फ्रेम में अपीयर कैसे होता है, कहाँ फाइट होती है उसकी यंत्र दानव से, और फिर आगे क्या क्या होता है, उन सारे इंसिडेंट को जानने के लिए आपको ये कॉमिक्स पढ़नी होगी। तो यह था कहानी का एक हिस्सा, जिससे मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। अब
फैसला आपके ऊपर है। नहीं, इतनी जल्दी आपको फैसला नहीं लेना है। अब रिव्यू तो सुनते जाइए आपके इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर की। तो हाँ, मैं समझ गया हूँ, इस वीडियो को छोटा बनाना है, इसको लेंदी नहीं करना है, इसको 53-54 मिनट की पूरी पिक्चर नहीं बनानी है। ठीक है भाई, ठीक है, इसीलिए मैं प्रकट नहीं हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अगर आपके सामने प्रकट हो जाऊँगा तो मैं I'll go with the flow, मैं बोलता चला जाऊँगा और बोलता ही चला जाऊँगा। बट आई सीरियसली लाइक इट। जब मैं आप लोगों के सामने होता हूँ तो ऐसा लगता है कि अपनी दिल की बात सारी कह देनी चाहिए। तो क्यों लें यंत्र दानव का आतंक, क्यों लें? सबसे पहली वजह नॉस्टैल्जिया। ये वर्ड ऐसा है ना कि कुछ भी कराता है। नॉस्टैल्जिया के लिए आदमी कितना भी खर्च करे कम है। तो हाँ, 90s, 80s, 70s यानी 40, 30 और इसी आयु के समकक्ष लोग, आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग रुक नहीं पाएंगे। अगर आपने राधा कॉमिक्स कभी पढ़ी है, आप राधा कॉमिक्स के बारे में कभी जानते थे या आपने सुना है, जैसे कि मैंने सुना था, मैंने कभी पढ़ी नहीं थी और ना ही कभी पढ़ने की ऐसी इच्छा हुई थी, लेकिन शुरू हो चुका मेरा। हाँ, तो भाई ऐसा है कि उस वक्त हमारे पास सुविधाएं नहीं थी। जैसा कि मैंने कहा, हम में से बहुत बच्चे मुफलिसी की ज़िंदगी में अपना जीवन गुजार रहे थे। पॉकेट मनी कभी सुनी नहीं थी कि पॉकेट मनी क्या होती है। आई एम श्योर कि आप व्यूअर्स में से बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मेरी इस बात से सहमत होंगे। तो हाँ, नॉस्टैल्जिया का फील लेने के लिए, वापस से राधा कॉमिक्स को हाथ में लेने के लिए, या पहली बार राधा कॉमिक्स को हाथ में लेने के लिए, जिसके बारे में सिर्फ आपने कभी सुना था जब आपके पास वो बजट नहीं था, वो पैसे नहीं थे। लेकिन हाँ, आई एम श्योर वी आर ब्लेस्ड कि आज हम मैनेज कर सकते हैं। तो नॉस्टैल्जिया का फील ये रहा आपके हाथ में। अभी तक मैंने किसी कॉमिक्स इंडिया के कॉमिक्स की रिव्यू नहीं की है, तो वो बाकी है वो पार्ट, उस पे मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट इन लोगों ने कर ली है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ये लोगो अगर आप शुरुआती कॉमिक्स में देखेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था मुझे। तो लोगों को ये जो इन्होंने यहाँ पे कॉर्नर में दिखाया है साइड में तिरछा करके, और जिस तरह की डिज़ाइनिंग अब कर दी गई है, वो काफ़ी बेहतर है पहले से। अगर आप शुरुआती कॉमिक्स से कॉमिक्स इंडिया को मेरी तरह फॉलो कर रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। और सबसे आकर्षक जो इसमें है वो ये कवर है। अगर आप व्यूअर्स में से कोई पुराना पाठक जुड़ा है मेरे साथ, तो आप मुझे बताइए, क्या इस तरह का कवर उस जमाने में भी निकला था या ये नया प्रयोग है? सबसे अच्छा पार्ट मुझे इस कॉमिक्स का यही लगा है। तो ये इसको एक कलेक्टिबल बनाता है। कहानी का हिस्सा मैंने पढ़ के आपको बताया है, तो कहानी बहुत इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन ऐसी भी नहीं है जो आपको बोर करेगी। आप वन गो में से पढ़ सकेंगे एंड समवेयर समहाउ यू विल एंजॉय इट। आर्ट वर्क उस समय के हिसाब से अच्छा है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी नौसिखिए ने बनाया है। हाँ, यहाँ क्रेडिट बहुत कम है, तो मैं ये बता नहीं सकता कि पुराना जो इशू था उसमें भी इसी तरह से है या वहाँ पे कुछ ज़्यादा क्रेडिट दिए गए हैं। अगर आप में से कोई पुराना पाठक है तो उससे निवेदन है कि आप कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि क्या क्रेडिट में और ज़्यादा डिटेल्स थे। तो क्रेडिट की बात मैंने इसलिए छेड़ी क्योंकि आर्ट वर्क अच्छा है, बहुत सादगी से बनाया हुआ, बैकग्राउंड में ज़्यादा काम नहीं है, पर जो कैरेक्टर्स हैं वो अच्छे लगते हैं देखने में। और घूम फिर के बात मेरी वही आ जाती है नॉस्टैल्जिया पे। तो इतनी पुरानी कॉमिक्स को हाथ में लेने का सुख अलग ही होता है। बस ख़त्म, यही ये वजह मेरी ख़त्म हो जाती हैं। मुझे पढ़ने के बाद इसको ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि हाँ ये इट इज़ अ मस्ट हैव। ठीक है, अगर मैं आज के जनरेशन को कंसिडर करते हुए बात करूं, जिन लोगों ने आज की जनरेशन की कॉमिक्स पढ़ी है, आजकल आयाम वाली कॉमिक्स पढ़ रहे हैं और डीसी मार्वल तक जिनकी पहुंच है, मुझे नहीं लगता वो इसे पसंद करेंगे। सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए लेंगे कि ये थोड़ा नॉस्टैल्जिया के फील देती है और कवर थोड़ा आकर्षक है। इट कुड बी अ गुड कलेक्टिबल फॉर योर कलेक्शन, अदरवाइज आई हैव नो रीज़न टू रिकमेंड यू दिस। तो चलिए बात करते हैं इसे क्यों स्किप कर देना चाहिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं प्राइस का ही उठाना चाहूँगा। प्राइस वाला यार, अभी भी मुझे ये बात हजम नहीं होती।
देखिए दोस्त, आप मुझसे सहमत होते हैं या नहीं होते हैं मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू योर ओपिनियन मैं अपना ओपिनियन ये रखूँगा कि 80 रुपये मुझे इसके लिए सार्थक नहीं लगते। ये रिप्रिंट है, आई एम श्योर कि इसको अरेंज करने में, पीडीएफ इसका जो है इसको स्कैन करने में काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ा होगा, राइट्स एंड एवरीथिंग। वो सब कुछ कंसिडर करने के बावजूद, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरा अटैचमेंट जो है वो प्रिंटिंग की दुनिया से भी है, तो मैं समझता हूँ कि जो 80 रुपये का ये प्राइस टैग है और जो ये 80 रुपये में 32 पेज की ये कॉमिक्स प्रिंट हुई है, रीप्रिंट हुई है, वो इसको वैल्यू फॉर मनी नहीं बनाती। अब वैल्यू फॉर मनी की बात अगर मैं करूँ तो अभी के दौर की कोई भी कॉमिक्स वैल्यू फॉर मनी नहीं है। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि चाहे वो संजय गुप्ता जी के रीप्रिंट्स हों, चाहे वो मनोज गुप्ता जी के रीप्रिंट्स हों, या कोई आने वाली इनकी नई कॉमिक्स हो, जो उनके प्राइस टैग हैं वो किसी के भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। उनके प्राइस टैग काफ़ी हाई हैं। मैं मार्केट में किसी से तुलना नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट इन्हीं का है, पर मैं उसकी तुलना करूंगा उनके जस्ट 1-2 साल पहले के प्राइस टैग से। तो सारे ही महंगे हैं, बाजार ही कुछ इस तरह का बन चुका है एंड इट्स अ न्यू नॉर्मल थिंग, हम लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो कॉमिक्स इंडिया अकेला कुछ ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन मेरे लिए ये दिस इज़ नॉट वैल्यू फॉर मनी। मैं किसी भी और कॉमिक्स को वैल्यू फॉर मनी नहीं कहूँगा ऐसे प्राइस रेंज में। वैल्यू फॉर मनी ये प्रोडक्ट तब बन जाता जब ये मेरे हाथ में 50 रुपये का आता, बीट डिस्काउंट, बीट एनीथिंग एल्स। लेकिन अगर ये मेरे हाथ में 50 रुपये का आता है तो डेफिनेटली मुझे लगेगा, और बहुतों को लगेगा जिसने स्किप कर दिया है, जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो नहीं ले रहे हैं, उनको लगेगा कि यार 50 रुपये में कॉमिक्स आ रही है और पुरानी चीज़ है, रिप्रिंट हुई है, तो इसको कलेक्शन में लेते हैं एक बार। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, रीच ज़्यादा बढ़ेगी। आप 80 रुपये प्राइस रेंज में रख के अगर 2000 लोगों तक पहुंचते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं। अगर वही आप 50 रुपये प्राइस रेंज रख के, कॉमिक्स इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, 50 रुपये की रेंज रख के अगर आप 20,000 लोगों में पहुँचते हैं तो आपका बिजनेस भी अच्छा है। आप एक विज़न के साथ काम करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी कॉमिक्स, अपना प्रोडक्ट हाथ में पहुंचाना है। तो चलिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे बात करने लगूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी फिर से। दूसरी खामी जो मुझे ये लगी वो ये थी कि एडिटिंग पार्ट पे उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से ख्याल नहीं किया गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कई जगह आपको मात्राएं मिटी हुई दिखाई देंगी। मैं स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ 1-2 फ्रेम्स। दूसरा एक बहुत बड़ा ब्लंडर आपको कवर खोलते ही दिखाई देगा। अंदर इनर पेज पे लिखा हुआ है यंत्र मानव का आतंक, जबकि टाइटल है यंत्र दानव का आतंक। मतलब कमाल ही है। चलिए, उस जमाने की एडिटिंग है, आजकल तो हम 199 पे कर दे रहे हैं और उसमें भी बहुत सारी प्रूफ रीडिंग वाली गलतियां दिख जाती हैं, तो फिर तो इसकी बात हम क्या ही करें। तो ये थी एक गलती। और दूसरी एक बात कहूँ तो ये जो बैक कवर पे प्रिंटेड है, आई एम श्योर कि जो स्कैन कॉपी रही होगी ये उसी का दोष है, लेकिन जो ये बैक कवर पे प्रिंटेड है, ये ऐसा लगेगा आपको, इन हैंड आप लेंगे इसको तो यू विल फील इट कि ये किसी फोटोस्टेट मशीन से इसका जेरोक्स करके लगा दिया गया है। आप हाथ में लेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, वैसे मैं चित्र से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आखिरी पॉइंट बताऊंगा अपनी तरफ से और उसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। ये एक ओरिजिन है, शक्तिपुत्र का ओरिजिन। उस जमाने के हिसाब से लिखा गया है, ठीक ठाक लिखा गया है, उसके बारे में ज़्यादा विवेचना नहीं करूंगा, पर यह है शक्तिपुत्र का पहला फ्रेम, पहला अपीयरेंस इस कॉमिक्स में। और ये हीरो एंट्री नहीं है, फ्रेम उतनी अच्छी तरह बना भी नहीं है और ना ही समझ में आता है कि शक्तिपुत्र किस तरह का दिख रहा है, कैसे वो अपीयर हुआ। एक हीरोइक एंट्री नहीं है। कुल मिला जुला के मेरी बात यही है, शक्तिपुत्र जहां समझ में आता है वो ये फ्रेम है। अच्छा फ्रेम है, छोटा फ्रेम है लेकिन अच्छा बना है। और एक ऐसा फ्रेम पूरी कॉमिक्स में जिसमें शक्तिपुत्र वाकई अच्छा लगता है वो है ये फ्रेम। और ये फ्रेम देख के मैंने थोड़ा अपनी कलम चलाने की कोशिश भी की थी। ये देखिए,
तो यहीं खत्म होती है मेरी यंत्र दानव का आतंक का रिव्यू। मैंने इसको बहुत क्रिस्प, क्लियर और छोटा करने की कोशिश की है। अब आप मुझे बताएं कि क्या आपको इस तरह की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको आएगी तो क्या बोलूं, क्या शुरू कर दूं, क्या बोलना कि लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। भाई ये तो देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो ये तो बनता ही है ना। अब क्या बोलूं आपको, फोर्स क्या करूं। अच्छा लग रहा है तो करिए, नहीं लग रहा तो कंटेंट पे और काम करूंगा। तो हाँ, पूछना ये था कि इस तरह की वीडियोस बनाऊं, पसंद करेंगे आप? छोटी और रिव्यू वाली वीडियो। जब भी कुछ अनबॉक्स करूंगा तो एक कॉमिक्स आपके चॉइस की। और आपकी चॉइस मुझे कैसे पता चलेगी? आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या फेसबुक पेज से जुड़ना होगा। तो आइए अपने दोस्त से जुड़िए और मुझे बताएं कि अगली रिव्यू आप किस कॉमिक्स की चाहते हैं। तो राधा कॉमिक्स की शक्तिपुत्र के ओरिजिन वीडियो में मेरे साथ अब तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव हम सबको बनाए रखें। इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर आपको करता है सादर प्रणाम।